हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब हम अपनी आज की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हमारी बोर्ड पर क्लासेस चल रही हैं, जिनको हम क्विक रिविज़न के नाम से जानते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने जो कवर किया था, जो पढ़ा था, वो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा था, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कि आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। मतलब हमने सारे आर्टिकल के बारे में जान लिया था। ठीक है, तो मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अगर आपको डिटेल में और ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो पीडीएफ वाली जो क्लासेस चल रही हैं आप उनको ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने वो टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर हम कह सकते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो आज हमारे ये स्टार्ट होंगे, जो कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आते हैं? जो कि आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आते हैं और हमारे संविधान के चौथे भाग में आते हैं। ठीक है, तो आज हम संविधान का चौथा भाग पढ़ रहे हैं। तो जैसे आर्टिकल 36 है, आर्टिकल 36 क्या कहता है, 37 क्या कहता है, तो 36 टू 51 एक एक आर्टिकल के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो एक बात और सबसे पहले आपको बतानी है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 36 वो स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी, वैसे तो मैंने डिटेल वाली जो क्लास है, जो पीडीएफ वाली क्लासेस चल रही हैं, जो पीडीएफ वाली फॉर्म में जो बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रही हूँ, उसमें वैसे तो मैंने आपको बताया हुआ है, बट फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे संविधान के कौन से भाग में आते हैं? चौथे भाग में। ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। साथ ही साथ इनको कौन से देश से लिया गया था, कौन से देश के संविधान से इनको प्रेरित होकर भारतीय संविधान में इंक्लूड किया गया था? तो जो आयरलैंड का संविधान है उससे इनको लिया गया था। ठीक है, वैसे तो मैंने ये आपको स्रोतों के बारे में सारी क्लास करा दी है, बट फिर भी मैं आपको एक बार बताती चल रही हूँ, जिससे बार बार आपको दिमाग में चीज़ें सेट होती रहें। तो इसमें हमारा आर्टिकल 36 जो है, जो क्या है हमारा? अनुच्छेद 36। तो वो हमको क्या बताता है? अनुच्छेद अनुच्छेद 36। तो जो हमारा अनुच्छेद 36 है वो हमको क्या बताता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा मतलब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स में थी, राज्य की परिभाषा जो राज्य को परिभाषित करती है, राज्य के बारे में बताती है, तो वही परिभाषा आर्टिकल 36 में भी है। मतलब सेम वही है, वही आर्टिकल 12 में बताई गई है राज्यों की परिभाषा राज्यों के बारे में, और वही आर्टिकल 36 में बताई गई है तो राज्य की परिभाषा। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 36 में क्या आता है हमारे, जो हमारे राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, या फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ DPSP। आप समझ जाना, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। तो आर्टिकल 36 क्या बताता है? राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 37। तो आर्टिकल 37 यहाँ हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 37। तो जो हमारा अनुच्छेद 37 है वो हमको क्या बताता है? इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। किस भाग में समाहित? जो हमारे संविधान का चौथा भाग है। चौथा भाग मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इस भाग में, इसमें जो भी इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना, मतलब चौथे भाग में जो जो भी सिद्धांत आते हैं हमारे, तो वो उनको क्या है? आर्टिकल 37 द्वारा लागू कराया जाता है। तो आर्टिकल 37 हमारा किससे संबंधित है? इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। मतलब जो भी सिद्धांत है, जो भी सिद्धांत बताते हैं कि राज्यों के प्रति, मतलब कैसा राज्य होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, जो भी हमारे
राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जो भी हैं, तो इन सिद्धांतों को कौन सा आर्टिकल लागू कराता है? आर्टिकल 37 इस भाग में जो भी सिद्धांत है या इस भाग में जो भी समाहित सिद्धांत है उनको लागू कराता है। ठीक है, चलिए अब एक बात और बता दूं, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है, मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनकी तरह नहीं है। क्यों नहीं है? मौलिक अधिकारों का यदि कोई हार्म करता है, उनका हनन होता है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में हम जा सकते हैं। बट यदि इनका कोई हनन करता है, मतलब इनको क्या है, इन सिद्धांतों का पालन कोई भी व्यक्ति यदि नहीं करता है तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और ये सिद्धांत कब काम करते हैं? जब कोई भी राज्य कोई नियम या कानून बनाता है, मतलब जैसे मौलिक अधिकार हो गए किसी भी व्यक्ति के अधिकार, जैसे मौलिक अधिकार हमारे लिए हैं, तो राज्यों के लिए भी एक तरीके से जो नीति निर्देशक तत्व है राज्यों के भी एक तरीके से, राज्यों के लिए भी ये क्या है, उनके फंडामेंटल राइट्स, राज्यों के फंडामेंटल राइट्स है। कैसे हैं? देखो ऐसे हैं, जैसे कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोई भी नियम या कानून बनाती है, क्या करती है? कोई भी नियम या कानून बना रही है अपने जो स्टेट की जो जनता है, स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए, तो वो जो भी नियम कानून बनाएगी, तो जितने भी हमारे ये हैं नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको दिमाग में रखते हुए, मतलब उनको सामने रखते हुए कि उनका किसी भी तरीके से कोई हार्म ना हो, तो वो राज्य सरकार तब कोई भी नियम या कानून बनाएगी। तो एक तरीके से है ये राज्यों के मौलिक अधिकार हो गए। कौन? जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये राज्यों के मौलिक अधिकार हो गए। लेकिन अगर इनको फॉलो नहीं किया जाता तो हम इन कोर्ट केस, मतलब कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 38। कौन सा आर्टिकल आता है? 38। तो ये क्या बताता है? अनुच्छेद 38। तो जो हमारा अनुच्छेद 38 है वो हमको क्या बताता है? राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए किसके लिए? जन कल्याण के लिए। जो भी हमारा राज्य है, राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 38 है, जो अनुच्छेद 38 है, वो हमको क्या बताता है? वो हमको बताता है कि राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। मतलब कोई भी राज्य किसी भी जन कल्याण के लिए कोई भी व्यवस्था, कोई भी कार्य आदि करना चाहता है तो उसको बढ़ावा कौन सा आर्टिकल देता है? उसको बढ़ावा आर्टिकल 38 देता है। मतलब आर्टिकल 38 के तहत, मतलब कोई भी जन कल्याण वाला कार्य है, कोई भी जन कल्याण से संबंधित कोई भी कार्य है, तो उसको मतलब कौन बढ़ावा देता है? उसको आर्टिकल 38 बढ़ावा देता है। यदि सरकार चाहे, जो राज्य सरकार है, अब सरकारें तो बदलती रहती है, कभी कोई सी सरकार आ जाती है, कभी कोई सी सरकार आ जाती है, लेकिन ये नियम या कानून जो हैं वो तो कभी नहीं बदलते ना। तो कोई सरकार आ गई, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, जन कल्याण से संबंधित कोई भ्रष्ट ही सरकार आ गई, तो उसके लिए क्या है, मतलब ये सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में जो आर्टिकल्स को बनाया था, तो आर्टिकल 38 हमको क्या बताता है? आर्टिकल 38 या फिर अनुच्छेद 38 हमको बताता है कि राज्य द्वारा, कोई भी राज्य है उसके द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बढ़ावा देता है। कौन सा आर्टिकल बढ़ावा देता है? आर्टिकल 38 उसको बढ़ावा देता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा 39। तो नेक्स्ट आर्टिकल 39 आता है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए आर्टिकल 39 हमको क्या बताता है, अब हम वो जानेंगे। ठीक है, एक एक करके सब आर्टिकल्स के बारे में हम
जानते चलेंगे, समझते चलेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, या कोई भी सजेशन हो आप मुझे बता सकते हैं। किसी को कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कहीं कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ओके, चलिए। तो अब आर्टिकल क्या, तो कौन सा आर्टिकल आता है हमारा? आर्टिकल 39। सो गाइस, हमारा जो आर्टिकल 39 है वो हमको क्या बताता है? राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत, मतलब क्या बताता है आर्टिकल 39? आर्टिकल 39 बताता है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। मतलब राज्य के द्वारा, जो भी कोई भी राज्य है तो उसके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ क्या है, कुछ नीति से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं, तो राज्य उनको क्या करेगा? राज्य उनका अनुसरण करेगा। क्या करेगा? राज्य अनुसरण करेगा। तो वो हमारे कौन से आर्टिकल में आते हैं? वो हमारे आर्टिकल 39 में आते हैं। ठीक है। वैसे बहुत कम होता है कि जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत है या नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनमें आपको ये पूछे कि आर्टिकल 39 में क्या आता है, आर्टिकल 40 में क्या आता है। आर्टिकल 40 मतलब आते तो हैं, जब क्वेश्चन बहुत टफ बनाना है पॉलिटी का एग्ज़ाम में, तो एग्जामिनर क्या करेगा? इन सब चीज़ों को दे देता है, इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम में इंक्लूड, मतलब क्वेश्चंस पूछ लेता है। लेकिन अगर टफ नहीं बनाना तो तब नहीं पूछे जाते। बट हाँ, ये है कि पढ़ना तो हमको सभी है। हमको जो हमारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, जो भी जिस भी पार्ट में जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सब तो हमको पढ़ने ही है। तो इसलिए मैं आपको सारा ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। हमको सब चीज़ की नॉलेज, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमको सब सारा कुछ पता होना चाहिए बेसिक से। ठीक है, कहने के लिए ये हमारे रिवीजन पर्पज़ से, मतलब क्विक रिवीजन वाली क्लास है। बट अब आपका कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम है, जैसे कांस्टेबल का हो गया, यूपी पुलिस वगैरह का हो गया, दिल्ली पुलिस वगैरह का हो गया, तो उनके लिए ये जो है इतना सफिशिएंट है। जो मैं आपको पीडीएफ वाली क्लासेस में कराती हूँ, वो तो आप एक तरीके से ये जानिए, जो हायर लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, आरओ एआरओ हो गया, पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम हो गए, तो उनमें जो पॉलिटी हमको पढ़नी चाहिए बिल्कुल बेसिक से, मैं वो वाली पॉलिटी उस तरीके की आपको पढ़ा रही हूँ। बट हाँ, ये है कि जिनको बेसिक से बिल्कुल डिटेल में डीप में पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा रिवीजन पर्पज़ से पढ़ना है वो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपनी क्लास पर आते हैं। तो जो हमारा आर्टिकल 39 है वो हमको क्या बताता है? तो आर्टिकल, हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 में क्या कहा गया है कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत, मतलब राज्य के द्वारा जो सिद्धांत है उनका जो अनुसरण किया जाता है, तो ये हमारे कौन से आर्टिकल में हमको बताया गया है? आर्टिकल 39 में हमको बताया गया है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 39 का क्लॉज ए। क्या आता है? अनुच्छेद 39 का क्लॉज ए। तो हमारा जो अनुच्छेद 39 है उसका क्लॉज ए हमको क्या बताता है, किस बारे में जानकारी देता है? वो बताता है हमको सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। तो जो हमारा आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 है, उसका जो क्लॉज ए है वो हमको क्या बताता है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। क्या बताता है? सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। मतलब
हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 39 मतलब जो आर्टिकल 39 है उसका जो एक क्लॉज है वो किससे संबंधित है, वो है जो सामान्य न्याय और जो निशुल्क कानूनी मतलब किसी को यदि क्या है निशुल्क कानूनी सहायता मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकता किसके लिए कि वो क्या है यदि उसको कानूनी सहायता की ज़रूरत है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके तहत उस व्यक्ति को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराई जा सकती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो गवर्नमेंट लॉयर्स होते हैं तो उसमें क्या होता है जो गरीब लोग होते हैं जो क्या नहीं कर सकते, यदि उनको कानूनी लड़ाई लड़नी है वो अफोर्ड नहीं कर सकते उतना खर्चा वगैरह, तो उनको क्या है वो अगर बोले तो मतलब अगर वो कहें तो उनको क्या है सरकार द्वारा जो लॉयर एडवोकेट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो मतलब वो फिर उनका बिना पैसे के फ्री में वो उनका केस लड़ते हैं। तो वो इसी के उससे है कि जो सामान्य न्याय हो गया या फिर निशुल्क कानूनी सहायता, कानून की यदि कोई सहायता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता जो पर्सन, तो उसको आर्टिकल 39 के क्लॉज ए के तहत वो उनको दी जाती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 या अनुच्छेद 40। तो हमारा जो अनुच्छेद 40 है वो हमको क्या बताता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए आर्टिकल 40 हमको बताता है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो जो ग्राम पंचायतें होती हैं गांव के अंदर जो ग्राम पंचायत होती हैं तो उनका संगठन जो बनता है, उनका संगठन जो होता है वो जो संगठित होती हैं तो वो कौन से आर्टिकल के तहत होती हैं, आर्टिकल 40 के तहत क्या किसका संगठन होता है, जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका संगठन आर्टिकल 40 के तहत होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उनमें जो आर्टिकल 40 है हमारा वो हमको किस बारे में बताता है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनका संगठन कौन से आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, एग्जैक्ट ये तो मुझे याद नहीं है कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ऐसे पूछा गया था कि जो ग्राम पंचायतें हैं उनका संगठन कौन से आर्टिकल के तहत होता है संविधान के। तो हम कह सकते हैं कि संविधान के जो आर्टिकल 40 से 40 है, अनुच्छेद 40 है, उसके तहत ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 41। तो हमारा जो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल आता है, आर्टिकल 41। सो गाइज जो हमारा आर्टिकल 41 है वो हमको किस बारे में बताता है, चलिए अब वो जानते हैं। अनुच्छेद 41। तो अनुच्छेद 41 या आर्टिकल 41 हमको क्या जानकारी देता है, कुछ मामलों में काम का अधिकार क्या है, कुछ मामलों में काम का अधिकार और उसके आगे शिक्षा का अधिकार एवं सार्वजनिक सहायता।
कहने का मतलब ये है कि जो आर्टिकल 41 है हमारा, आर्टिकल 41 जो है वो हमको किस बात की जानकारी देता है, वो हमको जानकारी देता है कि किस बात की जानकारी, कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एवं सार्वजनिक सहायता। कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ मामले होते हैं उनमें हमको काम करने का अधिकार कौन प्राप्त करवाता है हमको, आर्टिकल 41। शिक्षा का अधिकार जो होता है वो भी हमको, वैसे तो हमारे फंडामेंटल राइट है बट ये इसके अंदर भी आता है, तो राज्य से संबंधित है ना, तो शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता, जो सार्वजनिक सहायता है वो भी हमको कौन से आर्टिकल से प्राप्त होती है, वो हमको आर्टिकल 41 के तहत हमको ये 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। मतलब काम का अधिकार हो गया, शिक्षा का अधिकार हो गया और जो सार्वजनिक सहायता होती है उसका अधिकार हो गया। तो वो हमको कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त होती है, वो हमको आर्टिकल 41 के तहत प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 42। क्या आता है, आर्टिकल 42। तो आर्टिकल 42 हमको क्या जानकारी देता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 42। तो गाइस जो हमारा आर्टिकल 42 है वो हमको क्या बताता है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य, कैसे कार्य, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य, दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। दशाओं तथा मातृत्व तथा क्या है, मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर्टिकल 42 है वो हमको क्या बताता है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य, दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। क्या है, चलिए तो आर्टिकल 42 हमारा क्या बताता है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। तो आर्टिकल 42 में क्या क्या प्रावधान है, जो न्यायोचित या फिर जो मानवीय कार्य दशा आदि हैं या फिर जो मातृत्व सहायता है तो उसके लिए प्रावधान। तो उसके लिए प्रावधान हमको कौन से आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 42 में हमको इन बातों के बारे में बताया गया है, या इस चीज़ के जो न्यायोचित और मानवीय कार्य हैं, दशाएं हैं और जो मातृत्व सहायता है उनके लिए प्रावधान दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 42 में ये प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारा आर्टिकल 43। तो आज जैसे करते हैं आर्टिकल 42 तक ही रहने देते हैं, जो आगे के आर्टिकल्स हैं 43 से 43 है, फिर 43A है, 43B है, यहाँ से लेकर आर्टिकल 51 तक वो हम अपनी कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक जो इतना करा दिया वो आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं या मेरी तरफ से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या मेरे समझाने में आप कुछ प्रॉब्लम में आपको समझ नहीं आता हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।